वेलकम बच्चों। लास्ट टाइम तक हमने देखा कि डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशंस कैसे निकालते हैं, उसके बाद में डायमेंशनल एनालिसिस का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं और डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशंस क्या है, ये हमने देखा। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो छोटी प्रॉब्लम्स हैं, वैसे हम प्रॉब्लम्स वगैरह बहुत सारे बाद में लेने ही वाले हैं, लेकिन क्योंकि हम नेक्स्ट टाइम से हमारा टॉपिक चेंज करने वाले, एकदम छोटे से यहाँ पर हमने क्या किए है, प्रॉब्लम्स लिए। तो चलो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास में क्या है प्रॉब्लम। यहाँ पर देखो, ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। इस फर्स्ट प्रॉब्लम का हम यहाँ पर क्या देखते हैं, आंसर देखते हैं। ठीक है। देखो क्या है, द एनर्जी ऑफ ए फोटोन। अब आपको फोटोन ये संज्ञा मालूम नहीं है कि फोटोन क्या होता है, तो जब आप फ्यूचर में पढ़ेंगे, जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको फोटोन मालूम होगा। फोटोन ये कंसेप्ट जो होती है वो लाइट के संबंध में होती है। लाइट के अलग अलग हमारे पास में क्या है, थेरीज है। ठीक है। तो जैसे न्यूटन्स की कॉर्पस्कुलर थ्योरी है, उसके बाद ह्यूजेंस की वेव थ्योरी है, उसके बाद में वेव थ्योरी ही है लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है बाय मैक्सवेल। ठीक है। उसके बाद में प्लैंक की क्वांटम थ्योरी है। प्लैंक की कौन सी थ्योरी है, क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी के अनुसार हमारा जो लाइट बनता है, वो लाइट जो हमारे पास आता है कहीं से भी, चाहे वो सन से आए, हमारे घर में जो बल्ब होते हैं, ट्यूबलाइट्स होते हैं, वहाँ से कहीं से भी लाइट आए, वो जो लाइट अगर हमारे पास आता है तो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स या फिर पैकेट्स ऑफ एनर्जी। आप उसको पैकेट्स ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं। ठीक है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी आप, या फिर उसको बंडल्स ऑफ एनर्जी। जैसे हमारे पास में घर में बिस्किट का पूड़ा होता है, ठीक है, तो बिस्किट का पैकेट होता है, तो एक बिस्किट जो होता है हमको कुछ एनर्जी देता, तो उसमें बहुत सारे बिस्किट्स होते हैं, तो पूरे की पूरा जो पैकेट है कितनी एनर्जी देगा। अब वो कंसेप्ट हम वहाँ पे पढ़ेंगे ही, अब ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ पे नहीं देखते, तो ध्यान में रखना सिंपल, ये जो वन फोटोन होता है, तो एक फोटोन यानी क्या होता है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिसकी एनर्जी होती है E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू। ठीक है, एच इंटू क्या होती है, न्यू होती है। तो यहाँ पे E एनर्जी है, एच प्लैंक कांस्टेंट है। ठीक है, और न्यू जो है ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। ये हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी। मैंने शायद लास्ट टाइम में आपको 2-3 बार बताया कि फ्रीक्वेंसी को हम n से भी बताते, फ्रीक्वेंसी को f से भी बताते, और फ्रीक्वेंसी को न्यू से भी बताते। जैसे ये हमारा v है, इसी को हल्का सा मोड़ दो तो वो न्यू बन जाता है। जैसे u, ठीक है, u को हल्का सा डंडी लगा दो तो म्यू, वैसे ही न्यू को हल्का सा इधर मोड़ दो तो न्यू बन जाता है। ठीक है, तो v का न्यू, v के जैसा न्यू, लेकिन ये v नहीं है, न्यू है। न्यू यानी इस तरह से NU। ठीक है, ये MU, म्यू, ध्यान में रखना। तो कभी कभी फ्रीक्वेंसी के लिए न्यू, f या फिर n यूज़ किया जा सकता, तो ध्यान में रखना इस बात को। तो देखो क्या कहा उन्होंने, द एनर्जी ऑफ ए फोटोन, यानी एक पैकेट की एनर्जी क्या है, E है, एंड इट्स फ्रीक्वेंसी f। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या दी है, f से दी है। जैसे मैंने कहा ना, आप फ्रीक्वेंसी को f से भी बता सकते, n से भी बता सकते, और न्यू से भी। तो फिलहाल उन्होंने क्या दी है, f दी है। ठीक है, आर रिलेटेड एज E इज इक्वल टू एच एफ। देखो मैंने कहा ना, E इज इक्वल टू क्या है, एच एफ। असल में हमारे पास फार्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू होता, लेकिन न्यू के जगह पे क्या यूज़ किया उन्होंने, एफ यूज़ किया, तो एफ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, सो चलो देखते हैं यहाँ पर क्या है हमारे पास में, जो ये फार्मूला हमको दिया है वो लिख लेते हैं हम। ठीक है, सो गिवन रिलेशन, क्या बोलेंगे आप, गिवन रिलेशन। ठीक है, तो गिवन रिलेशन यानी गिवन फार्मूला क्या है, E इज इक्वल टू एच इंटू एफ है। ठीक है, ये एफ है आपका, ध्यान में रखना। ठीक, अब यहाँ पे मैंने एकदम सादा एफ लिखा, अगर जनरली लिखते समय हम ऐसा एफ भी लिखते या फिर न्यू लिखते। ठीक है, सो यहाँ पर क्या क्या चीज़ है वो बता देते। वेयर, जो चीज़ उन्होंने दी है लिख लेते। ई क्या है हमारे पास में, ई है एनर्जी ऑफ फोटोन। ई क्या है हमारे पास, एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है, ये जो एच है ये क्या है हमारे पास में, प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं इसको हम। ठीक है, और एफ क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, वैसे लिखा भी है, वेयर एच इज प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, देन फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एच। किसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना है आपको, एच का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। ठीक है, सो एक काम करते, पहले एच को सिंगल करते। सो क्या बन जाएगा, एच इज इक्वल टू एफ नीचे आएगा, यानी ई अपॉन क्या बन जाएगा, एफ बन जाएगा। ठीक है, अब आपको डायमेंशनल फार्मूला चाहिए। सो डायमेंशनल फार्मूला मतलब डायमेंशंस लिखने हैं, तो यहाँ पर एच को मैं डायमेंशन के फॉर्म में ऐसा लिख देता हूँ। तो इसके डायमेंशंस लेने, तो ई के भी डायमेंशन लेने पड़ेंगे, एफ के भी डायमेंशंस लेने पड़ेंगे, यानी डायमेंशंस ऑफ ई अपॉन यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, डायमेंशंस ऑफ एफ। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या बन जाएंगे, फार्मूले। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। तो
ठीक है। अब मुझे एच के डायमेंशंस निकालने हैं, तो पहले क्या करने पड़ेंगे, ई के डायमेंशंस, उसके बाद एफ के डायमेंशंस रख दो। ठीक है, तो ई यानी एनर्जी है, हमको मालूम है, हमने इसको 2-3 बार पढ़ा है। ई के डायमेंशन यानी एनर्जी के डायमेंशन क्या है, यस m1 l2 t-2 है ऐसा। उसके बाद नीचे में ये फ्रीक्वेंसी है, आपको मालूम है फ्रीक्वेंसी इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का क्या होता है, वो उल्टा। ठीक है, यानी नंबर ऑफ समथिंग जो भी है, रिवॉल्यूशन, रोटेशन, ठीक है, ऑसिलेशन, जो भी चीज़ कहते हैं हम, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ समथिंग पर यूनिट टाइम, इट इज़ कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। यानी फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ क्या होगा, टाइम पीरियड। अब टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड, लेकिन वो सेकंड नीचे है तो 1/s हो गया, मतलब उसको अगर ऊपर लेंगे तो सेकंड इन्वर्स लिखेंगे, मतलब फ्रीक्वेंसी का क्या हो गया, सेकंड इन्वर्स यूनिट हो गया। और सेकंड हमारा क्या है, टाइम का। इसका मतलब हमारे पास फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, टाइम का पावर -1 हो जाएगा। और अब फाइनली आप इसको सॉल्व कर लो। सो डायमेंशनल फार्मूला फॉर एच इज इक्वल टू, अब आप देखो यहाँ पे m0 l0 है, डायरेक्ट आप सिंगल लिख सकते हो, तो यम पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यम एज इट इज़, यल में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन t-1 है, ऊपर पे t-2 है, एक एक बार माइनस माइनस कट जाएगा, या फिर ऊपर में -2 है, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो +1 होगा, यानी क्या हो जाएगा, -1, यानी t होगा यहाँ पर -1। ठीक है, सो दीज आर दी डायमेंशंस ऑफ एच। ये क्या है हमारे पास में, एच के डायमेंशंस है, ये आपको ध्यान में रखना है। एकदम सिंपल होता है, क्या होता है कि हमको 2-3 यानी एक फार्मूले में 2-3 क्वांटिटीज़ दी जाती है, उस क्वांटिटीज़ में से 2-3 चीज़ें मालूम रहती है और किसी एक को पूछा जाता है। ठीक है, वो ध्यान में रखो। ठीक, चलो, तो हमारे पास अभी है सेकेंड। चलो सेकेंड में क्या होता है वो देखते हैं। अज्यूमिंग द फोर्स, लेंथ एंड टाइम एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज़। उसने क्या कहा कि अज्यूम करो यानी समझ लो 2 मिनट के लिए कि क्या है फोर्स, लेंथ और टाइम। इसमें से एक्चुअली लेंथ और टाइम हमारा क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन वो कह रहा है कि आप समझो, अज्यूम करो कि फोर्स भी हमारा क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। और अगर ऐसा है एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन ऑब्टेन द डायमेंशंस ऑफ मास, यानी मास फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं लेना है तो मास क्या बन जाएगा, डिराइव्ड क्वांटिटी। मतलब फोर्स, लेंथ और क्या है, टाइम है, मास है, इसके संबंध में हमारे पास क्या है, जो भी फार्मूला बनेगा उस फार्मूले को इधर उधर सॉल्व कर कर आपको मास के क्या करने हैं, डायमेंशंस निकालने, डायमेंशंस ऑफ मास। असल में मास का डायमेंशन खुद m1 है, वो खुद फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन क्वेश्चन जैसा है उसके अनुसार जाते हैं हम। आपको अज्यूम करना है कि यप यानी फोर्स हमारा क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, यल और टी भी क्या हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी, और निकालना किसको है, मास को। ठीक है, तो चलो डायरेक्ट शुरुआत करते हैं। तो फोर्स का फार्मूला है, इन सब में देखो फोर्स, लेंथ, टाइम और मास है, इन सब में मेन फार्मूला किसका बनता है, फोर्स का। ठीक है, तो डायरेक्ट फोर्स के फार्मूले से शुरू करते हैं और मास के डायमेंशन निकालते हैं, ध्यान में रखो। ठीक है, सो क्या बोलेंगे, फोर्स इज़ गिवन बाय, जब किसी का कोई फार्मूला लिखते हैं आप तो इस तरह से आप बोल सकते हो, फोर्स इज़ गिवन बाय। तो क्या फार्मूला है फोर्स का, चलो बताओ फार्मूला फोर्स का, यस, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास तो मास है, रहने दीजिए। एक्सेलरेशन का बताओ, तो एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम है, ये आपको मालूम है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर इसको और भी और तोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सिर्फ वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ वेलोसिटी यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ऑलरेडी नीचे में कौन है, टाइम है। ठीक है, हो जाएगा ऐसा। अब आप यहाँ पर क्या है, हमारे पास फोर्स है। अब इसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे सिंबल रखते हैं। तो फोर्स के लिए सिंबल क्या है, एफ, मास के लिए सिंबल लेते हैं हम एम, डिस्प्लेसमेंट के लिए ये लेंथ है, यानी क्या बोलेंगे उसको, मीटर वीटर में जब लेते हैं ना तो वो डिस्प्लेसमेंट के लिए लेंथ ले लो, और यहाँ पे टाइम है तो कैपिटल टी, फिर टाइम है तो कैपिटल टी, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर। अब एम को अकेला करो आप, क्योंकि हमें क्या करना है, मास के डायमेंशन निकालने। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, एम को अकेला करो, टी टी यानी टी स्क्वेयर इधर चला जाएगा तो यफ इंटू टी स्क्वेयर। ठीक है, अपॉन में क्या होगा, एल हो जाएगा। और अब आप क्या करो, इसके डायमेंशंस निकालो, यानी क्या हो जाएगा, डायमेंशंस ऑफ एम इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास फोर्स के डायमेंशंस, ठीक है,
उसके बाद में यानी एक्चुअली आपको ये देखो, ये खुद फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका कुछ फार्मूला लिखना नहीं है हमको, ठीक है। तो इन सब के डायमेंशंस लिखते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर टी स्क्वेयर है, ठीक, और नीचे में क्या है, एल। तो इस तरह से आप लिख दो और फाइनली आप इसको अंदर भी ले सकते हो, ठीक है। सो फाइनली क्या हो जाएगा, मास के डायमेंशंस इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया आपका F1 बोल सकते हैं, यल को ऊपर भेज दो तो क्या हो जाएगा -1, और T ऑलरेडी क्या है 2 है, तो ये इस तरह से क्या हो जाएंगे मास के डायमेंशंस। अब देखो क्वेश्चन जैसा है, हमने काम भी वैसा किया। एक्चुअली क्या है कि हमारा मास खुद क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन उसने कहा कि मास को आप समझो मत फंडामेंटल क्वांटिटी, आप फोर्स को, लेंथ को, टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी समझो। क्योंकि जब भी कोई भी क्वांटिटी निकालते तो मास, लेंथ और टाइम में निकालते, लेकिन खुद अभी उसने क्या कहा कि मास को निकालो और ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, इसको समझ कर। ऑलरेडी इसमें से यल और टी तो है ही, अब आप फोर्स को भी क्या समझो, फंडामेंटल क्वांटिटी समझ लो। तो इस तरह से वी कैन फाइंड द डायमेंशंस ऑफ मास इन द फॉर्म ऑफ फोर्स, लेंथ एंड टाइम। ठीक है बच्चों। सो इस प्रकार से अगर आपको मान लीजिए कि क्वेश्चंस आते हैं, घुमा फिरा कर पूछेंगे, ठीक है, यानी कोई छोटी सी चीज़ पढ़ते हैं उसका यानी सिर्फ 1-2 ही क्वेश्चन नहीं बनते, घुमा फिरा कर इधर उधर से पूछ लेंगे, तोड़ मरोड़ कर, ठीक है। और यही चीज़ होती है बड़े लेवल पर, जिसमें हम CET या फिर एंट्रेंस एग्जाम्स कहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कहते हैं, ठीक है। सो उसको तो उसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। सो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।